तो हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में जो मेहमान आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, पहले आपको उनसे मुखातिब करा देते हैं। आज चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व मंत्री, सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनूप मिश्रा जी। बता दें आपको, अनूप मिश्रा जी जो कि पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे हैं। अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी। शरद जी, ओवर टू यू। बिल्कुल, धन्यवाद दीपक जी। और मैं सीधे चलूँगा ग्वालियर और अनूप जी के व्यक्तित्व के बारे में कुछ बातें ज़रूर कहना चाहूँगा। जैसा हम चर्चा में ये बात कहते हैं, एक बहुत ही एक ऐसे राजनेता जिनकी राजनीति की अपनी अलग शैली है। अलग शैली यानी निडर शैली, आक्रामक शैली, बिंदास शैली और खुलकर अपनी बात को कहने की शैली। एक परफॉर्मर के तौर पर, चाहे वो कैबिनेट मंत्री रहे हों, उन्होंने ज़बरदस्त काम किया, चाहे जिस भी डिपार्टमेंट में वो रहे हों। और राजनीति की उनकी शैली यही है कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। आज भी उनके चेहरे पर एक बेफिक्र मुस्कान होती है, लेकिन भीतर एक ऐसा संवेदनशील राजनेता भी है जो दोस्तों का दोस्त है। एक बेहद शानदार मेहमान नवाज और एक ऐसे पॉलिटिशियन जो ओवरवेलमिंगली, यानी कि आप अपेक्षा नहीं करते, उस हद से बढ़कर भी अपने साथियों की, अपने मित्रों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और बीजेपी के सीनियर लीडर। बहुत स्वागत करता हूं अनूप जी एक बार फिर आपका। जी जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार। आप सबका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। जी, बहुत धन्यवाद अनूप जी। इस मौके पर हम राजनीतिक चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी जो अराजनीतिक लेकिन एक राजनेता से जुड़ती ही हैं। मैं आपको पीछे ले जाऊंगा थोड़ा और आपकी राजनीतिक यात्रा के आरंभ की बात करूंगा। वो दौर जब आप अटल जी को राजनीति के शिखर पर ध्रुव नक्षत्र की तरह चमकते हुए देख रहे थे और एक युवा अनूप मिश्रा घर के राजनीतिक माहौल को, राजनीतिक परिवेश को बहुत देख रहे थे। ग्वालियर चंबल ने आपके भीतर एक बेफिक्री, निडरता और आक्रामकता का भी आपके व्यक्तित्व में समावेश किया। कैसे याद करते हैं आप राजनीति में अपने प्रवेश को? उन दिनों को आप कैसे याद करते हैं? जी जी शरद जी, राजनीति के जब पिछले पन्ने जी अपन पलटते हैं जी तो लगता है कि राजनीति में स्वच्छता होती थी। जी राजनीति पेशा नहीं था जी राजनीति समाज में, समाज के शोषित पीड़ित वर्ग को ऊपर उठाने के लिए, सहयोग करने के लिए राजनीति की जाती थी। जो मैंने अपने जीवन में श्रद्धेय अटल जी से, परम श्रद्धेय प्यारेलाल खंडेलवाल जी से, कुशाभाऊ ठाकरे जी से, अम्मा महाराज से सीखी। मुझे लगता था कि राजनीति के लिए सर्वस्व लुटाने वाले लोग आज नहीं दिखाई देते, राजनीति से कुछ पाने वाले लोग दिखाई देते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि राजनीति अब आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आवाज़ मिल रही है आपको, आपकी आवाज़। और बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से आपने इस बातचीत की शुरुआत की है कि वो समय था जब राजनीति स्वच्छता, शुचिता, नैतिकता, मूल्यों का प्रतीक थी और आज की राजनीति में वो कमी है। जब इस तरह का एक परिवर्तन होता है अनूप जी, तो व्यक्ति अपने को बड़ा अकेला भी पाता है, वो अपने को बड़ा एकांत में खड़ा पाता है। और आज ऐसा ही नहीं है। हम जैसे लोग जो पत्रकारिता में 2-2.5 दशक से ज़्यादा का समय पूरा कर चुके हैं, कई बार ये सन्नाटा और ये एकांत हमें भी परेशान करता है कि आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले पत्रकारिता जैसी थी, आज बिल्कुल वैसी नहीं है। एक राजनेता के तौर पर आप 2020 की राजनीति में क्या अपने को भी किसी जंगल में, एकांत में, बियाबान में पाते हैं? जी जी अटल जी ने 2 लाइन लिखी हैं जी। मुझे हाट में छोड़ अकेला, एक एक कर मीत चला, मुझे हाट में छोड़ अकेला। जी शरद जी, ईमानदारी की बात है।
जब मैं 1980 की बात करूं, 1977 की बात करूं, जेपी मूवमेंट के 1974 की बात करूं, या 1975 जून के महीने की 25 जून की वो काला दिवस की याद करूं इमरजेंसी के, जी तो मुझे लगता है कि जो लोग जेल गए जी वो क्या अपने लिए गए थे? जी तो मुझे उस समय सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोगों की याद आती है, जी झांसी की रानी की याद आती थी कि तब भी वो लोग इस देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और 25 जून को जब इमरजेंसी लगी तब भी इस देश में एक आंदोलन को करते हुए और हंसते गाते झूमते जेलों की ओर प्रस्थान किया था। जी जी आज तो हम डरते हैं, आज हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ लाभ ही लाभ मिले। जी मैंने 1990 का चुनाव लड़ा था, जी मेरे बड़े भाई आदरणीय बालेन्द्र शुक्ला के सामने लड़ा था। जी सौभाग्य से मैं चुनाव जीता भी, हम्म लेकिन तब के चुनाव में और आज के चुनाव में जमीन आसमान का अंतर आ गया मित्रों। जी हम तब नैतिकता, मूल्यों पर, विकास पर, सबको साथ लेकर चलने पर काम करते थे। जी जी आज हो गया है कि कैसे तुमको फायदा पहुंचाएंगे, कैसे उसको फायदा पहुंचाएंगे, कौन सा काम तुम्हारा करेंगे, आप निश्चिंत रहो, ये कह के अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो ईमानदारी से हम अपने पद के साथ, हम आम जन के साथ न्याय नहीं कर पा रहे। जी जी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, जैसा आपने कहा कि आप अपने आप को अकेला पाते हैं। जी मैं तो उसी दिन अकेला हो गया था मित्र, जिस दिन परम श्रद्धेय अटल जी ने जी अपने इस पार्थिव और इस संसार को छोड़कर वैकुंठ की जी। तरफ प्रस्थान किया था। जी जी तब से आज तक अनूप मैं जी, नितांत जी, अकेला। और जी, उसके जी, पूर्व मेरे परम पूज्य जी। गुरु जी जी ब्रह्मलीन हो गए, तो मैं जी। अपने आप को और अकेला पाने लगा। जी जी लेकिन अनूप जी यही लेकिन आप जैसे मित्रों का सरज जी, जी 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 यही राजनीति में लड़ाई आज है। भी बहुत सारे लोग हैं बिल्कुल जो जी। शुचिता की बात करते हैं। जी ये लड़ाई हम लड़नी सब ही है मिलकर अनूप के उस जी। पर चर्चा भी करते हैं, उसको ठीक करने का प्रयत्न भी करते हैं। बिल्कुल अगला नहीं जो तो मेरा हार प्रश्न- नहीं मानूंगा, अटल जी की कविता है, जी हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जी काल के कपाल पर लिखता और मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जी मैं हर दिन ये सोच के उठता हूँ, जी चाहे फुटपाथ के लोगों की लड़ाई हो, हम्म, चाहे अतिक्रमण की लड़ाई हो, जी चाहे नीतिगत निर्णयों में भी विवाद अगर आ रहा है और मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, जी तो मैंने बोलने से गुरेज नहीं किया है और उसको और स्पष्ट करते हुए, लोगों को जोड़ते हुए आगे बढ़ने का काम किया है। अनूप जी तुलना तो होती ही है। मैं आज चाहता हूं- बीजेपी अपनी श्रेष्ठ स्थिति में है, राष्ट्रीय राजनीति में भी और प्रदेशों में भी और मध्य प्रदेश में भी। लेकिन एक स्वाभाविक तुलना बहुत होती है कि अटल जी का युग, जी आडवाणी जी का युग और आज नरेंद्र मोदी जी का युग और अमित शाह जी का युग। ये तुलना स्वाभाविक है कि इंदिरा गांधी का युग, राजीव गांधी का युग, उसके पहले नेहरू जी का युग और आज राहुल गांधी और सोनिया जी का युग। तुलना होती है और हर तुलना में कुछ अच्छा भी होता है, कुछ आलोचना के दायरे में आने वाला भी होता है और ये हर युग की कहानी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने बीजेपी के तीनों पड़ावों को देखा है। वो बीजेपी जो संघर्ष कर रही थी और 1980 से पहले जनसंघ हुआ करती थी, फिर 1980 से 1990 के बीच में ये बीजेपी 2 सांसदों से आगे बढ़ना शुरू करती है और ये बीजेपी फिर 2000 में सत्ता में आती है केंद्र में और आज ये बीजेपी पूरे देश के पटल पर छा जाती है। लेकिन आपकी बातों से ऐसा लगता है कि जीतने की चाह में बीजेपी ने भी समझौते किए हैं। क्या कहेंगे सर इस पर? जी 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 देखिए, भारतीय जनसंघ का उदय सिर्फ इसलिए हुआ था 1952 में, जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जब उसकी स्थापना की, गुरु जी के साथ चर्चा के उपरांत गुलवलकर जी के साथ। जी उद्देश्य इतना था कि बार बार
ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जिस पर हम अपनी बात कह सकें। तो राजनीति हमारे लिए साधन नहीं है, साध्य है। समाज को परिवर्तन करने का काम, समाज को दिशा देने के लिए, और देश में क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है उसको सदन के माध्यम से, लोकतंत्र के मंदिर के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने का काम करने के लिए जनसंघ की स्थापना हुई मित्रों। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगा कि नहीं, हमको सरकार में रहना चाहिए। अगर हम सरकार में नहीं पहुंचेंगे और आंदोलन करते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे, तो गड्ढम गड्ढा सड़कों को ठीक करने का काम सामने वाले नहीं करेंगे, बिजली के उत्पादन को बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने का काम नहीं करेंगे, 3 तलाक के मुद्दे को सुलझाने का काम नहीं करेंगे, एनआरसी का काम नहीं करेंगे, और 5 अगस्त को राम मंदिर की जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का जो शिलान्यास हो रहा है वो भी नहीं करेंगे, ऐसा मैं मानता था। तो अगर सत्ता में नहीं आते तो हम इस दिशा में भी जो हमारा विचार था उसको पूरा नहीं कर पाते। इसलिए सत्ता भी आवश्यक है, पाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी, जहां तक मैं मानता हूं, देखिए विचार के लिए लोग लड़ते हैं, हम सब विचार के लिए लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर के अनूप मिश्रा तक वो विचार जीवित है, अक्षुण्ण है, हम लोगों के दिलों पर राज करता है वो विचार। लोग आते हैं, भारत की संस्कृति ऐसी है कि हम उनको संस्कारवान बनाने का भी काम करते हैं। लेकिन कुछ दिन दिक्कत होती है। अम्मा महाराज आई, 1967 में संविधान सरकार बनी जी। तब भी ये विचार उठा था कि क्या हम इनके साथ काम कर पाएंगे। लेकिन वो अम्मा महाराज हम सबकी राजमाता बनी, और उनको भारतीय जनता पार्टी हो या भारतीय जनसंघ का कोई भी व्यक्ति अगर आज है तो वो उनको हमेशा श्रद्धा से देखता है। सिकंदर बख्श साहब आए, जसवंत सिन्हा जी आए थे, ऐसे एक पूरी खेप है। यानी हमारे यहाँ चिनपुरिया जी उस समय पार्टी के अध्यक्ष बने, जो समाजवादी पार्टी से आए थे। रामानंद सिंह आए, चंद्रमणि त्रिपाठी आए। भारतीय जनता पार्टी विचार से इतनी परिपूर्ण है कि लोगों को अपने में समाहित करती है, लेकिन कुछ समय के लिए वो विवाद गहराता है। इससे मैं दो इत्तेफाक नहीं रखता, और वो नेचुरल है। नई बहू के आते ही शिकायत होती है, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, स्वाभाविक है, वो दौर हर घर में आता है। और पार्टी एक परिवार है, आपको लगता है, और हम लोग इसे परिवार की जरूर तरह करना चाहूंगा यहाँ आपको बीच में इंटरप्ट करते हुए माफी के साथ, कि जिन लोगों के नाम आपने लिए, चाहे वो अम्मा महाराज हों, सिकंदर बख्श हों, यशवंत सिन्हा हों, ये तमाम वो लोग थे जिनका अपना भी गहरा व्यक्तित्व रहा है। अभी के जिस घटनाक्रम की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, उसमें जो व्यक्ति आपके साथ जुड़े हैं वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। व्यक्तित्ववान राजनेता हैं, बिल्कुल अम्मा महाराज का इतिहास फिर शायद दोहराया जा सकता है, लेकिन उनके साथ जो एक पूरी जमात बीजेपी का हिस्सा हुई है, मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उनके साथ जो जमात आई है, क्योंकि इसमें शायद हम अम्मा महाराज, यशवंत सिन्हा, सिकंदर बख्श और ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं ढूंढ पाएंगे। ये बहुत ऑनेस्ट तरीके से मैं आपसे जवाब चाहूँगा। क्या इनको लेकर आपके मन में कोई चिंता होती है, या फिर आपको लगता है कि वक्त के थपेड़े अपने आप ये फैसला कर देंगे कि जिस दिए में जान होगी वो जलता रह जाएगा? जी सर। जी शरद जी, जी आप भी अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं, आप कोई ना कोई बिंदु जरूर उठाते हैं। मेरा आपका साथ भी बहुत पुराना है। जी जी ये बात सच है शरद जी, कि जो लोग आए हैं जी, वो जिस संस्कृति में पले बड़े हैं जी, उनको संभलने में, सुधरने में और इस संस्कार और संस्कृति को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा जी। लेकिन हम भी प्रतिबद्ध और कटिबद्ध हैं कि उनको संस्कारवान बनाए के ही छोड़ेंगे, संस्कार विहीन नहीं रहने देंगे। हम तो आज भी कहते हैं मित्रों जी, शायद उन्हें याद हो ना हो जी, लेकिन हमने ही, श्रद्धेय अटल जी ने 1980 के में नारा दिया था,
और गांधी जी के समाजवाद और पंचायती राज को स्वीकार किया था। आज परम श्रद्धेय मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाया, मोदी जी ने सरदार पटेल को आगे बढ़ाया। देश में जो महानुभाव हुए हमें उन्हें समझना भी पड़ेगा, और वर्तमान जो खेप आई है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपकी बात ठीक है, वो खेप जहां जिन संस्कारों में पली बड़ी है उसके कारण पार्टी के अंदर अलग एक चर्चा शुरू हुई जी। और उस चर्चा में मैंने भी भाग लिया। अभी कुछ दिन पहले चर्चा हुई थी और मैंने कहा था कि विचार बड़ा है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने विचार से नहीं हटेंगे और उसको और पुष्ट करेंगे और इन सब लोगों को उस विचार के साथ जोड़ने का काम करेंगे। अनूप जी, क्या और मैं उसमें प्रयासरत हूं जी जी, और मुझे विश्वास है कि हम उनको जी जी क्या हम आप उनको इस योग्य बना लेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी के विचार से, और भारतीय जनता पार्टी का विचार एक ही है, राष्ट्रवादी विचार जी। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग मेरा हिंदू परिचय। हिंदुस्तान में है जिस हिंदू तरह एक विचार है, एक संस्कृति बीजेपी है। जिस तरह ओपन अप हुई है और 10 करोड़ से ज्यादा मेंबरशिप की तरफ बढ़ी है, क्या आप इससे सहमत हैं? क्योंकि बीजेपी विचारों का एक स्कूल है, एक यूनिवर्सिटी है विचारों की, और आपसे बात करते हुए मैं उस विचार के एक एक बिंदु को बहुत बारीकी से महसूस कर रहा हूं। क्या जो लोग आ रहे हैं नए, उन लोगों के लिए आपके पास रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी जैसे संस्थान हैं, कुशाभाऊ ठाकरे जैसे संस्थान हैं, क्या आपको लगता है ऐसे लोगों के लिए एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम होना चाहिए 2-3 महीनों का, जहां वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद को समझ सकें, उनके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को समझ सकें, मुखर्जी साहब के बलिदान को निकटता से देख सकें, और कुशाभाऊ ठाकरे और प्यारेलाल खंडेलवाल के त्याग को अनुभव कर सकें? क्योंकि इस राजनीति में क्यों नहीं होना चाहिए कि वहां सारे बीजेपी के बड़े नेता, आप जैसे नेता, युवा नेता, सारे मिलकर उनको बताएं कि जिस विचार से वो जुड़े हैं उसकी ताकत क्या है? जी जी। निश्चित तौर पर शरद जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। पहले भी हम बम्बई के पास उस प्रबोधिनी के कार्यक्रम में बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं, समय समय पर उनसे भी लाभ लेते रहे, आगे भी सब लोग लेंगे जी जी। लेकिन ये बात सच है, आपकी बात से मैं सहमत हूं और सहमति व्यक्त नहीं कर रहा हूं कि इन सबको हमें विचारवान बनाने के लिए कई बार वर्ग लगाने होंगे। उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रखर राष्ट्रवादी परिकल्पना को जिन लोगों ने इस देश के लिए या पार्टी के नाम पर सारा जीवन प्रचारक के तौर पर गुजार दिया, उनको समझने के लिए इनको उन वर्गों में हिस्सा लेना होगा, तभी हम उनको इससे जोड़ पाएंगे। और मुझे प्रसन्नता रही है कि उस काल में जो लोग आए, श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में आए, अडवाणी जी के नेतृत्व में आए, डॉक्टर जोशी जी के नेतृत्व में आए, भंडारी जी के नेतृत्व में आए, बिहार में भी कैलाशपति मिश्र के नेतृत्व में आए। जी जी, अपनी बात पूरी कर ली। मेरा वही कहना है सर जी कि हम लोग, मतलब ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो आपने स्वतः कहा कि जब किसी विश्वविद्यालय में अपन प्रवेश लेते हैं तो निश्चित तौर पर उस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के नेतृत्व में हम सब जो भी बतौर विद्यार्थी उसमें आता है, तो वो उस यूनिवर्सिटी के, उस विश्वविद्यालय के सारे संस्कार ग्रहण करता है। आज भी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस, जिसे परम श्रद्धेय मालवीय जी ने शुरुआत की थी, मदन मोहन जी ने, हम सबकी परिकल्पना रही कि हम लोग उसमें कभी पढ़ने जा पाएंगे क्या। इच्छा यही थी कि अच्छे विश्वविद्यालय में जाएंगे तो अच्छे संस्कारवान बन पाएंगे, जैसे घर में हर माता पिता की इच्छा होती है। तो जो अभी आए हैं, मैं उनको कहता हूं कि पार्टी के अंदर अभी आप कक्षा 1 के विद्यार्थी हैं, अति उत्साह में ऐसी कोई चर्चा न करें जो कल आपको फेल कर दे। आपको पास होना है, हर हालत में पास होना है, तो जो बताया जा रहा है, आपके सीनियर बता रहे हैं, उसे समझिए और उसको अंगीकार करते हुए धरातल पर उतारने का प्रयत्न करिए। जी, आखिरी प्रश्न कर रहा हूं अनूप जी, और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है,
और बेबाकी से जवाब चाहूँगा इसका। सवाल ये है कि बीच में रघुनंदन शर्मा जी ने कहा कि कुछ सीनियर लीडर्स जो हैं जिनकी बातें ऐसी उठ रही हैं कि शायद वो भी महसूस कर रहे हैं, अजय विश्नोई जी की तरफ इशारा हो सकता है कि जिनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो पार्टी में अपने को ठीक ढंग से समायोजित तथाकथित रूप से न किए जाने से कहीं कुछ उनके भीतर निराशा का भाव है, क्योंकि बीजेपी में अब एक आकांक्षा सबकी है कि एक तेज़ी से विस्तारित होती पार्टी में उनको यथोचित कहीं ना कहीं स्थान भी मिले, और कई बार स्थान से अधिक सम्मान की आकांक्षा होती है। तो उनका ये कहना था कि हम लोगों की चर्चा हुई है ऐसे नेताओं से, और हम बीजेपी के शुभचिंतक सभी लोग हैं जो परंपरा से डीएनए से बीजेपी के लोग हैं, तो हम 9 अगस्त को एक और बातचीत करके और हम फिर प्रदेश संगठन के मुखिया तक अपनी बात पहुंचाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? जी जी देखिए, जहां तक मैं भी उस मीटिंग से जुड़ा था जी। बहुत सीधी बात थी जो आपने अभी पिछले प्रश्न में पूछी थी जी कि कहीं ऐसा ना हो कि विचार माइनस हो जाए और ऐसे लोग आ जाएं जो जिसके लिए पूरी जवानी झोंक दी है। आज हम अपने आप को द्वितीय पंक्ति के लोग मानते हैं, शिवराज जी से लेकर के सारे लोग। प्रथम पंक्ति से ऊपर एक पंक्ति थी जो दीनदयाल जी और आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ थी। उसकी बाद की पंक्ति अटल जी से लेकर के आडवाणी जी, जोशी जी, भंडारी जी, कुशाभाऊ जी, प्यारेलाल जी, नारायण प्रसाद गुप्ता जी, पटवा जी, जोशी जी वाली पंक्ति थी। उसके बाद की पंक्ति में हम सभी सारे लोग आते हैं जो 90 के दशक से 80 के बाद कहीं खड़े हुए। अब आने वाले समय में ऐसा न हो कि विचार गौड़ हो जाए और व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाए, बस इतनी सी बात है जी। इसके लिए समय पर संवाद, संपर्क, सहयोग सारा हमको एक साथ करना होगा। उसमें कहीं पार्टी से बाहर, पार्टी के खिलाफ, उसकी अपनी बात पार्टी के अंदर हम पहले भी कहते थे शरद जी, और आप गवाह हैं। सद्य उमा जी का बिंदु आया हो, गौर साहब का मामला आया हो, तो अटल जी से, आडवाणी जी से, जोशी जी से मिलने का काम रहा हो। ये सारी बातें होती रही हैं दल के अंदर, लेकिन दल के बाहर जाने का मसला नहीं आता है। दल में चर्चा होना परिवार में लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतीक है, और भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं। अब अगली बैठक कब होगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बात जरूर है कि बैठक होगी, कुछ लोग उसमें फिर मिलेंगे, और विचार को पुष्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष के साथ, हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री के साथ, उन्हीं में से कुछ लोग मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा करेंगे कि विचार को पुष्ट करते हुए, उसका संवर्धन करते हुए, उसको अक्षुण्ण बनाए रखते हुए हम लोगों के साथ सहयोग, संपर्क और संवाद। देखिए, संवादहीनता भी ठीक नहीं है, संपर्क नहीं होता है तो वो भी ठीक नहीं है, और संवादहीनता भी ठीक नहीं है। जी जी। तो ये सारी बातों पर किन्हीं लोगों के मन में विचार आता है कि ये सब क्यों हो रहा है। पहले हर बात हो जाती थी, तो उसको पुनः स्थापित करने का काम भी हमारी मॉरल ड्यूटी है, क्योंकि वर्तमान में हमसे पहले वाले कोई अब है नहीं। हम ही शिवराज जी से लेकर के प्रेम प्रकाश पांडे चाहे छत्तीसगढ़ चले गए हों, चाहे अपने ब्रजमोहन अग्रवाल जी, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय, अनूप मिश्रा, नरोत्तम मिश्रा, विजय शाह, शिवराज जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी भले ही दिल्ली में मंत्री हैं। यही पीढ़ी आने वाले समय के लोगों को यह बताने का काम कर सकती है कि विचार को कैसे जीवित रखते हुए पार्टी के अंदर काम करना है। सर, बहुत कम वक्त है मेरे पास, मैं ये मानता हूँ जी। 30-40 सेकंड में उत्तर चाहूंगा आपसे। मंत्री बनना, उपचुनाव को लेकर आपका क्या सोचना है? अलग बात है जी। बीजेपी की सफलता को लेकर आप आश्वस्त हैं? ग्वालियर चंबल में 16 सीटें हैं, बस संक्षेप में आपका जवाब चाहूंगा। अगर बीजेपी का दावा मजबूती से है तो क्यों है? जी 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 सर। दो ही बातें हैं जी। हम पिछले युद्ध में तैयारी तो थी, लेकिन अति विश्वास में थे, इसलिए 2018 में हम सरकार नहीं बना पाए, सरकार के बहुत निकट रहे। अब ये मौका आया है, हमें बहुत ईमानदारी से अपनी सारी
गोटियां ठीक बिठानी होंगी, सभी लोगों को साथ लेकर चलना होगा, सबको विश्वास में लेकर चलना होगा। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि अपन फिर बैठेंगे सितंबर अक्टूबर के इलेक्शन के बाद, तो 16 में से एक सीट अगर उनको मिल जाएगी तो मैं कहूंगा कि हाँ, ये उनकी उपलब्धि हो सकती है, हमारी नहीं। लेकिन हमको बहुत सारी चीजों पर विचार करके इस युद्ध को लड़ना है। ये युद्ध हम सबके लिए अति महत्वपूर्ण है। जी जी, तो ये क्योंकि सबसे हमने अगर महत्वपूर्ण बात उनको है। अपने जी, घर में स्वीकार किया है, जी तो वो स्वीकारता जब ही मानी जाएगी जब उस स्थान पर हम उनको स्थापित कर लेंगे। जी, तो जी, आम जन बिल्कुल। हमारे साथ है, लेकिन जी। आम जन का सहयोग लेना है अगर, तो उनकी भी कुछ अपनी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं, जी, उनको भी जी। हमें पूरा करना होगा और जी। इनके माध्यम से ही पूरा करना है। चलिए, तो हम मैं सब पूरी बहुत- तैयारी के साथ हैं, आप विश्वास रखिए। जी, बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं अनूप जी। पूर्ण विश्वास हूं आपको- कि हम सब इन सीटों जी। पर विजय श्री का वर्णन करेंगे। बहुत धन्यवाद जी। करता हूँ। और आपसे बातचीत में दो महत्वपूर्ण बातें मेरे जहन में बार बार कौंध रही हैं। पहली बात जो आपने आखिरी सवाल के उत्तर में कही, जी, सबका पूछिए। साथ, सबका विश्वास और बीजेपी जीतो सारी सीटें उपचुनाव में। सबको साथ में लो, सबका विश्वास हासिल करो, अति आत्मविश्वास से बचो और सीटें ले जाओ। और आपने ये भी दावा किया है कि इन परिस्थितियों में 16 की 16 सीटें ग्वालियर चंबल की भी बीजेपी जीत सकती है। दूसरी आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे याद रहती है वो है विचार को जीवित रखना। विचार रूपी लौ जो बीजेपी की है वही उसकी प्राण शक्ति है। और इस प्राण शक्ति को दीनदयाल जी से लेकर आज नरेंद्र मोदी जी तक, उसको अटल जी, ये लोग तो पुरोधा राजनेता हैं, अटल जी, आडवाणी जी, और आज अमित शाह जी और मोदी जी की जोड़ी तक उसको हिफाजत से उसको जला कर रखे हुए है। और उसके प्रकाश में बीजेपी अपने राजनीतिक अस्तित्व के नए रोशन स्तंभों को छू रही है, प्रकाशमान कर रही है और आगे बढ़ रही है। अगर इसमें कोई कोताही होगी तो ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन बीजेपी सतर्क है। जो नए मेहमान आए हैं उनमें अधिकांश को ज्योतिरादित्य सिंधिया उस परंपरा से हैं, उनसे अपेक्षा उतनी शायद हम नहीं कर सकते, वो रीति नीति समझेंगे। लेकिन जो नए मेहमान हैं उन्हें समझना होगा, तभी वो इस विचार की मशाल को थाम कर आगे बढ़ पाएंगे। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं और आपकी भावी राजनीतिक यात्रा के लिए बहुत शुभकामनाएं। दीपक जी, मैं आपकी तरफ रुख कर रहा हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी आपका इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। तो हमारे साथ अनूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं। बेबाकी से उन्होंने तमाम अलग अलग सवालों के जवाब दिए हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।